Hello everyone, a very good evening to you all. आई होप आप हमारी सारे लेक्चर्स देख रहे होंगे जहाँ पर हम यूजीसी नेट मैनेजमेंट एंड कंप्यूटर साइंस का कोर्स डिस्कस करते हैं। रोज हम एक इम्पॉर्टेंट चैप्टर लेते हैं एंड वी डिस्कस अबाउट दैट। तो हमारा आज का जो डिस्कशन है, जो सेशन है, इट इज़ ऑन लॉजिस्टिक्स एंड सप्लाई चेन मैनेजमेंट। हेलो जॉन, हेलो रोहन। चलिए तो स्टार्ट करें आज का टॉपिक। चलिए स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक, दैट इज लॉजिस्टिक्स एंड सप्लाई चेन मैनेजमेंट। तो लॉजिस्टिक्स एंड सप्लाई चेन मैनेजमेंट क्या होता है? काफ़ी बार लोग कंफ्यूज होते हैं और इन दोनों टर्म्स को इंटरचेंजेबली यूज़ करते हैं। दे थिंक दैट दीज बोथ टर्म्स आर द सेम, बट इसमें एक सटल डिफरेंस है, छोटा सा डिफरेंस है। तो वो क्या है वो हम पढ़ेंगे एंड वी विल ऑल्सो स्टडी व्हाट इज़ लॉजिस्टिक्स एंड सप्लाई चेन मैनेजमेंट। थोड़ा सा डिफर करते हैं दोनों एक दूसरे से। तो देखिए, सप्लाई चेन मैनेजमेंट जो है वो फर्स्ट कॉइंड बाय कीथ ओलिवर, ओके, इन 1982। एंड लॉजिस्टिक्स कैसे इंट्रोड्यूस हुआ था? इट हैज़ अ मिलिट्री ओरिजिन। सबसे पहले ये कहाँ यूज हुआ था? मिलिट्री में, ठीक है। एंड यूज टू बी एसोसिएटेड विद द मूवमेंट ऑफ ट्रूप्स एंड देयर सप्लाईज इन द बैटल फील्ड। और इसका क्या मीनिंग वो एसोसिएट करते थे? जो है मूवमेंट ऑफ ट्रूप्स, ठीक है, एंड देयर सप्लाईज, जो मूवमेंट होता था ट्रूप्स का और वो जो सप्लाईज लेके चलते थे अपने साथ, जो सामान लेके चलते थे, इट वॉज इंक्लूडेड इन लॉजिस्टिक्स। उसका उन्होंने एक टर्म दिया एंड इट वॉज टर्म्ड एज लॉजिस्टिक्स। तो ये सप्लाई चेन जो था वो कीथ ओलिवर ने यूज किया था फर्स्ट टाइम, एंड लॉजिस्टिक्स वाज फर्स्ट इंट्रोड्यूस्ड इन मिलिट्री। ठीक है। आजकल क्या करती हैं कंपनीज? लॉजिस्टिक्स एंड सप्लाई चेन मैनेजमेंट को काफ़ी यूज़ करती हैं। राइट फ्रॉम द प्रोक्योरमेंट ऑफ रॉ मटेरियल्स टिल द सप्लाई ऑफ एंड प्रोडक्ट्स टू इट्स कस्टमर्स। जो हम सबसे पहले रॉ मटेरियल्स जो होते हैं, जो प्रोक्योर करते हैं रॉ मटेरियल्स, ठीक है, ये इसका स्टार्टिंग फेज होता है टिल द स्टेज ऑफ सेंडिंग और डिलीवरिंग द एंड प्रोडक्ट। जो हमारा एंड प्रोडक्ट निकल के आ रहा है मैन्युफैक्चरिंग का, वो एंड प्रोडक्ट कस्टमर तक पहुंचाना, इट इज़ ऑल इंक्लूडेड इन लॉजिस्टिक्स। और जो सारी ऑर्गेनाइजेशंस होती हैं, ठीक है, जो सारी ऑर्गेनाइजेशंस हैं जो वर्क कर रही हैं टू मैन्युफैक्चर द प्रोडक्ट एंड डिलीवर इट टू द एंड प्रोडक्ट, ये सारी ऑर्गेनाइजेशन जो काम करती हैं, इट इज़ सप्लाई चेन मैनेजमेंट। ठीक है, एक दूसरे के साथ काम करती हैं और मैनेज करती हैं, उसको कहा जाता है सप्लाई चेन मैनेजमेंट। अब लॉजिस्टिक्स में क्या होता है? लॉजिस्टिक इज रिलेटेड टू डिलीवरिंग टेंजिबल प्रोडक्ट्स, ठीक है। तो जो टेंजिबल गुड्स होते हैं वो होते हैं लॉजिस्टिक्स में, और सप्लाई चेन मैनेजमेंट में सर्विसेज, गुड्स, सब कुछ आ जाता है। तो ये एक डिफरेंस है लॉजिस्टिक एंड सप्लाई चेन मैनेजमेंट में। ठीक है, अब लॉजिस्टिक में और क्या होता है? इसमें मटेरियल्स तो फ्लो होते ही हैं, एज वेल एज इट ऑल्सो इंक्लूड्स इंफॉर्मेशन फ्लो।
विच कैन बी डाउनवर्ड्स एंड अपवर्ड्स, या तो जो इन्फॉर्मेशन है वो कंपनी से कस्टमर्स तक फ्लो हो रही है या कस्टमर से कंपनी तक फ्लो हो रही है। तो जो फीडबैक है कस्टमर्स का, ठीक है, वो भी इसमें इंक्लूडेड होता है। जो कस्टमर का रिस्पॉन्स है दैट इज ऑल्सो इंक्लूडेड इन लॉजिस्टिक्स। अब लॉजिस्टिक कैसे कंपनी करती है, उस तरीके से डिज़ाइन करती है टू रिड्यूस द कॉस्ट ऑफ प्रोडक्ट, ठीक है। सारा कोऑर्डिनेशन होता है टू डिक्रीज द ओवरऑल कॉस्ट ऑफ द प्रोडक्ट। जैसे कि आपने देखा होगा पेट्रोल के प्राइस बढ़ रहे हैं तो लॉजिस्टिक कॉस्ट भी बढ़ रही है, उसी वजह से जो इन्फ्लेशन है या जो हमारा प्रोडक्ट का कॉस्ट है दैट इज ऑल्सो इंक्रीजिंग। तो लॉजिस्टिक का जो कॉस्ट है इट constitute a major portion of cost of products and services. अब लॉजिस्टिक कौन कौन से एरियाज कवर करता है, अब हम वो डिस्कस करेंगे। तो लॉजिस्टिक 3 एरियाज को फंक्शनल एरियाज को कवर करता है। फर्स्ट इज नेटवर्क डिज़ाइन। नेटवर्क डिज़ाइन क्या होता है कि जो हमारा प्रोडक्ट है, ठीक है, वो कहाँ प्रोड्यूस होगा, कहाँ स्टोर होगा, कैसे उसको ट्रांसपोर्ट किया जाएगा, इट इज़ ऑल नेटवर्क डिज़ाइन। मैन्युफैक्चरिंग प्लांट्स, warehouse, stores, etc. These all components constitute network design. Second जो हमारा है that is transportation. हमारा ट्रांसपोर्टेशन कैसा होना चाहिए, ठीक है, उसके बहुत सारे फैक्टर्स है डिटरमाइन करने के, लाइक कॉस्ट होता है, टाइप ऑफ प्रोडक्ट होता है, पेरिशेबल है, नॉन पेरिशेबल है, टाइम कितना लगना चाहिए, तो इट ऑल डिटरमाइंस हमारा द टाइप ऑफ ट्रांसपोर्टेशन वी वुड बी रिक्वायरिंग टू डिलीवर आवर प्रोडक्ट। एंड थर्ड है इन्वेंट्री मैनेजमेंट। इन्वेंट्री मीन्स स्टॉक, जो हमारा प्रोडक्ट है, ठीक है, जो बल्क में हमारा प्रोडक्ट आता है दैट इज इन्वेंट्री और स्टॉक। तो हमको उसको मैनेज करना पड़ता है टू रिड्यूस दी कॉस्ट ऑफ लॉजिस्टिक्स। अगर हम बहुत सारा इन्वेंट्री का कर लेंगे, स्टॉक कर लेंगे अपने वेयर हाउस में, तो इट विल इंक्रीज दी वर्किंग कैपिटल, तो हमारा कॉस्ट इंक्रीज हो जाएगा, प्लस उसमें एक हमारा अमाउंट जो है, कैपिटल का अमाउंट है, वो ब्लॉक हो जाएगा जब तक कि वो सेल नहीं हो रही है। तो उस हिसाब से होना चाहिए टू मीट द डिमांड ऑफ कस्टमर्स, और बहुत हमारा बल्क में स्टोर नहीं होना चाहिए ताकि हमारा वर्किंग कैपिटल जो है वो भी ज़्यादा रिक्वायर्ड ना हो। ठीक है, और शॉर्टेज भी नहीं होनी चाहिए, मतलब ऐसा नहीं कि इतना कम इन्वेंट्री हमने स्टॉक किया है कि शॉर्टेज ही हो गई स्टॉक की, उसके कारण क्या होता है, नेगेटिव रिव्यू हो जाता है। तो हमारा ऐसा स्टॉक होना चाहिए जो कि जो डिमांड है वो उसको अच्छे से मीट करे। ठीक है, तो नाउ वी विल टॉक अबाउट बेसिक कंपोनेंट्स ऑफ लॉजिस्टिक्स एंड सप्लाई चेन मैनेजमेंट। उसके क्या क्या की कंपोनेंट्स होते हैं लॉजिस्टिक के और सप्लाई चेन मैनेजमेंट के, अब हम वो डिस्कस करेंगे। तो जो फर्स्ट हमारा कॉन्सेप्ट है दैट इज इन्वेंट्री प्लानिंग। इन्वेंट्री प्लानिंग क्या होता है, इन्वेंट्री जो है स्टॉक, जैसा भी मैंने बताया, उसको प्लान करना, इन हाउ मच अमाउंट शुड वी स्टोर द इन्वेंट्री इन ऑर्डर टू मीट द डिमांड, और कोई सर्ज आ गया है डिमांड में तो वो भी अच्छे से मीट करे, और कोई शॉर्टेज ना हो हमारा प्रोडक्ट का, तो दिस इज इन्वेंट्री प्लानिंग। ऑर्गेनाइजेशंस क्या करना चाहती हैं, मिनिमाइज करना चाहती हैं इन्वेंट्री से, बहुत बल्क में नहीं उसको स्टोर करना चाहती, क्योंकि उससे क्या होता है वर्किंग कैपिटल हमारा इंक्रीज हो जाता है, हमको कैपिटल ज़्यादा चाहिए होती है टू बाय इन्वेंट्री, और उसको स्टॉक करने में भी, और जो स्टोर करने में हमारा कॉस्ट होता है वो भी एडिशनल कॉस्ट होता है। तो
बहुत ज़्यादा हमको स्टोर नहीं करना है, जितना रिक्वायर्ड है उतना ही स्टोर करना है। तो दिस इज इन्वेंट्री प्लानिंग। ठीक है, तो कैसी होनी चाहिए? टू मीट द डिमांड्स रिड्यूस कॉस्ट बाय मैनेजिंग इन्वेंट्री। अब ये कैसे होगा? वर्किंग कैपिटल हम डिक्रीज कर देंगे। तो हम क्या करेंगे? फोरकास्ट करेंगे ऑन प्रीवियस सेल्स के, कितना हमारा सेल्स हो रहा है उस पर हम अपनी इन्वेंट्री डिज़ाइन करेंगे। स्टॉक कितना रखना चाहिए उसको हम डिसाइड करेंगे। ठीक है, और थोड़ा हमारे पास एक्स्ट्रा भी होना चाहिए ताकि कोई हमने सोचा नहीं और वैसा कुछ सर्ज आ गया डिमांड में तो उसको भी मीट कर पाए। तो वी शुड प्लान आवर इन्वेंट्री कीपिंग इन माइंड दीज थिंग्स। सेकेंड है ट्रांसपोर्टेशन। तो जो हमारा ट्रांसपोर्टेशन है, इट इज़ अ स्ट्रैटेजिक डिसीजन। मतलब उसके लिए एक अलग से स्ट्रैटेजी बनती है कि हमको कौन सा मोड ऑफ ट्रांसपोर्टेशन अडॉप्ट करना है। ठीक है, और इसके भी बहुत सारे फैक्टर्स हैं, लाइक कॉस्ट हमारा कितना है, हमारा बजट कितना है, वही हम ट्रांसपोर्टेशन अडॉप्ट कर पाएंगे। लाइक हमारा बजट कम है तो हम ट्रक के थ्रू ट्रांसपोर्ट कर पाएंगे, नॉट बाय एयरवेज, क्योंकि उसका कॉस्ट हमारा ज़्यादा होता है। फिर हमारा प्रोडक्ट कैसा है, वेदर इट इज़ पेरिशेबल और नॉन पेरिशेबल, तो उस हिसाब से भी हमारा ट्रांसपोर्टेशन डिसाइड होता है। ठीक है, तो जो ये ट्रांसपोर्टेशन है इसका एक बहुत बड़ा कॉस्ट होता है, जो कि होता है 1/3 ऑफ टोटल लॉजिस्टिक्स कॉस्ट। तो इट कॉन्स्टिट्यूट्स 1/3 पोर्शन ऑफ टोटल लॉजिस्टिक्स कॉस्ट। अब हमारा जो ट्रांसपोर्टेशन होता है, ठीक है, ये मूवमेंट ऑफ गुड्स तो है ही, ठीक है, उसको डिलीवर कराता है फ्रॉम कंपनी टू द एंड प्रोडक्ट्स, बट इट ऑल्सो सर्व्स द पर्पस ऑफ स्टोरेज। मतलब गुड्स अगर हमारे ट्रांसपोर्टेशन में है, ट्रक में है फॉर एग्जाम्पल, तो इट विल ऑल्सो सर्व द पर्पस ऑफ स्टोरेज। हमको उसको वेयर हाउस में अलग से स्टोर नहीं करना क्योंकि अब वो ट्रक में स्टोर है। तो हमारे जो ट्रांसपोर्टेशन है इट सर्व्स डुअल पर्पस, ट्रांसपोर्टेशन, ट्रांसपोर्टिंग द आइटम एज वेल एज स्टोरिंग द आइटम। और इसमें सर्व्स मूवमेंट ऑफ गुड एंड स्टोरेज। इसमें 2 बेसिक्स थंब रूल अप्लाई होते हैं, ट्रक लोड ट्रकलोड एंड लेस ट्रकलोड। अभी दोनों टर्म क्या होते हैं? ट्रकलोड मीन्स जितना हमारे स्टोरेज है ट्रक में वो पूरा ऑक्यूपाई हो चुका है, आइटम्स फुली पैक्ड है, मतलब ट्रक फुली पैक्ड है विद आइटम्स। और लेस ट्रकलोड क्या होता है? उसमें थोड़ा बहुत स्पेस खाली जा रहा है। जैसे कि हमारे एयरलाइंस में क्या होता है, जब सारी सीट्स ऑक्यूपाई होती है, सारी सीट्स रिजर्व कर लेते हैं, सारी सीट्स बुक हो जाती है, देन इट इज़ फॉर एग्जाम्पल ट्रक लोड। और अगर हमारी कुछ सीट्स वेकेंट जाती हैं तो इट इज़ लेस ट्रक लोड। तो कौन सा सही रहता है? ट्रक लोड सही रहता है, क्योंकि उससे हमारा क्या होता है, कॉस्ट मिनिमाइज हो जाता है, पर प्रोडक्ट जो कॉस्ट है तो वो मिनिमाइज हो जाता है। मतलब पेट्रोल तो हमारा उतना ही लगना है जितना हम ट्रक लोड करके चले या लेस ट्रक लोड करके चले, तो उससे क्या होता है, हमारा कॉस्ट डिक्रीज हो जाता है बाय ट्रक लोड। तो हमको हमेशा प्रेफर करना चाहिए कि ट्रक इज लोडेड।
और जो हमारा स्टार्टिंग पॉइंट है और जो एंड पॉइंट है प्रोडक्ट डिलीवर करने का, ये हमारा कॉस्ट डिटरमाइन करता है कि हमारा कितना कॉस्ट आएगा ट्रांसपोर्टेशन में। अब एग्जाम्पल बताती हूँ मैं आपको, जैसे कि आपने काफ़ी बार ऑनलाइन शॉपिंग की होगी फ्रॉम फ्लिपकार्ट, तो आपने देखा होगा जब वो प्रोडक्ट डिलीवर करते हैं तो पैकेजिंग पे क्या लिखा आता है, ई कार्ट। तो ई कार्ट क्या है, दैट इज़ देयर लॉजिस्टिक्स कंपनी, जो वो उनका सामान डिलीवर करती है। तो जो बड़ी बड़ी जाइंट कंपनीज होती हैं, दे हैव देयर ओन लॉजिस्टिक्स कंपनी। तो जैसे कि फॉर एग्जांपल फ्लिपकार्ट, उनका क्या है, ई कार्ट। बट जो छोटी कंपनीज होती हैं वो थर्ड पार्टी यूज़ करती है, ठीक है, जैसे कि ब्लू डार्ट हो गया, हमारा डिलीवरी हो गया, तो वो ये कंपनीज के थ्रू अपना प्रोडक्ट डिलीवर करवाती हैं। ठीक है, समझ आया आपको ये ट्रांसपोर्टेशन? जैसे आप भी कभी किसी को कुछ गिफ्ट्स भेजते होंगे, तो आप भी कैसे डिसाइड करते हैं कि वो गुड्स या गिफ्ट है वो कैसा है, पेरिशेबल है या नॉन पेरिशेबल है। अगर पेरिशेबल है तो आप उसके लिए थोड़ा ज़्यादा कॉस्ट इनकर कर सकते हैं, ठीक है, क्योंकि वो गुड खराब नहीं होना चाहिए। इन केस ऑफ नॉन पेरिशेबल आप सोचते हैं कि चलो ये तो हम बाय रोड भेज देंगे, या फिर आपको बहुत जल्दी डिलीवर करना है किसी को गिफ्ट, तो आप क्या करते हैं, बाय द मीन्स ऑफ एयर डिलीवर करते हैं। उसमें भी क्या होता है, कॉस्ट थोड़ा ज़्यादा होता है। अगर आपके पास टाइम है, मार्जिन है कि ठीक है मैं आई हैव 2 वीक्स और 3 वीक्स, तो आप उतना रिस्क नहीं लेते हैं और उसको रोड के थ्रू डिलीवर करवाते हैं। तो ये सारे फैक्टर्स डिसाइड करते हैं कि व्हाट वुड बी योर मोड ऑफ ट्रांसपोर्टेशन। नेक्स्ट इज पैकेजिंग। तो पैकेजिंग कैसे डिसाइड होती है, पैकेजिंग डिसाइड होती है या तो कस्टमर को कुछ अलग टाइप से पैकेजिंग चाहिए तो इट कैन बी डन इन दैट वे, या फिर लॉजिस्टिक कंसिडरेशन को ध्यान में रखते हुए हम पैकेजिंग करते हैं, ठीक है। अब अगर कोई आइटम रिस्की है तो उसकी पैकेजिंग उस हिसाब से की जाती है, या फिर कस्टमर को हमारी पैकेजिंग, जैसे आप देखते हैं कि कोई हम गिफ्ट ऑप्शन आता है, हम ऑनलाइन शॉपिंग करते हैं, तो अगर हम वो टिक करते हैं तो कंपनी उस हिसाब से वो पैकेज करके गुड्स डिलीवर करवाती है। तो इट कैन बी डन फॉर एंड कस्टमर्स और फॉर लॉजिस्टिकल कंसिडरेशन। ठीक है, नेक्स्ट इज वेयर हाउसिंग। वेयर हाउसिंग क्या होता है, वेयर हाउसिंग ऐसी जगह है जहाँ पे हम अपने गुड्स स्टोर करते हैं। कंपनीज का एक वेयर हाउस होता है जहाँ पे वो अपने गुड्स स्टोर करती है टू मीट द डिमांड्स, कितना उनको इन्वेंट्री मैनेज करना है और कहाँ पर स्टोर होता है उनका इन्वेंट्री, इन दी वेयर हाउस, ठीक है। इसका प्राइमरी फंक्शन क्या है, प्रोडक्ट मूवमेंट एंड स्टोरेज। अब काफ़ी बार क्या होता है, हमने किसी सप्लायर से गुड्स लिया है, ठीक है, फिर हमको किसी और सप्लायर को देना है, मतलब जब बहुत सारी इंटरमीडियरीज इन्वॉल्व होती है इन द प्रोसेस ऑफ ट्रांसपोर्टेशन या लॉजिस्टिक्स, तब हमारा वेयर हाउस क्या सर्व करता है पर्पस, प्रोडक्ट मूवमेंट, ठीक है। हाँ, मतलब प्रोडक्ट मूव हो रहा है तो वो कहीं पर तो स्टोर करेंगे ना बीच में वेयर हाउस में, मतलब फ्रॉम टेकिंग इट टू वन सप्लायर टिल डिलीवरिंग इट टू अनदर सप्लायर या जो भी हमारा कस्टमर है, तो इसके बीच हमको एक पॉइंट ऑफ स्टोरेज चाहिए, वेयर हाउस चाहिए, तो यहाँ पर गुड्स स्टोर किया जाता है। और फिर स्टोरेज तो यही है, स्टोरेज का पर्पस तो ये सर्व करता ही है कि हमको बल्क में हमने कुछ आइटम्स ले लिए तो वेयर विल बी स्टोर इट इन दी वेयर हाउस। तो कंपनी का एक डेडिकेटेड वेयर हाउस होता है जहाँ पर वो आइटम्स अपने स्टोर करती है। तो वेयर हाउस के भी काफ़ी ऑप्शन है, देयर आर 4 ऑप्शंस ऑफ वेयर हाउसिंग, अभी हम उनके बारे में पढ़ेंगे। फर्स्ट इज क्रॉस डॉकिंग। तो ये क्या होता है, क्रॉस डॉकिंग जो होता है इट रिक्वायर्स मिनिमल प्रोसेसिंग इन दी वेयर हाउस, मतलब ज़्यादा प्रोसेसिंग उसमें फॉलो नहीं करनी है, ज़्यादा प्रोसीजर्स फॉलो नहीं करने। जैसे कि आजकल क्या हो गया है, विद दी हेल्प ऑफ टेक्नोलॉजी स्कैनर्स लग गए हैं, ठीक है, तो
कोड स्कैनर जो लगे होते हैं उसमें हमको स्कैन करना है और गुड इज रेडी टू डिलीवर। मिनिमल in the warehouse। कोड स्कैनर इसका एग्जाम्पल है। नेक्स्ट इज मिल्क रन्स। अब इससे हमको क्या समझ आ रहा है, जो हमारा दूध वाला होता है वो क्या करता है, वो एक सप्लायर से तो ले लेता है इन बल्क क्वांटिटी, जो भी उसका मटेरियल है, मिल्क है, वो एक सप्लायर से ले रहा है इन दी बल्क क्वांटिटी, और उसको क्या करता है फिर डिफरेंट रिटेलर्स जो होते हैं उनको डिस्ट्रीब्यूट करता है, जो भी डेयरीज हैं उसमें डिस्ट्रीब्यूट करता है। तो इट इन्वॉल्व्स परचेजिंग गुड्स फ्रॉम वन सप्लायर एंड डिलीवरिंग इट टू डिफरेंट रिटेल आउटलेट्स और डिफरेंट रिटेलर्स। ठीक है, तो अब नेक्स्ट इज डायरेक्ट शिपिंग। डायरेक्ट शिपिंग क्या होता है, टेकिंग इट फ्रॉम अ सप्लाई, डिलीवरिंग इट टू अ सिंगल सप्लायर। ठीक है, हमारे पास जो गुड्स हैं हम उसको डायरेक्ट, जो हमारा एंड है सप्लायर, उसको हम डिलीवर करते हैं और उसमें इंटरमीडियरीज जो होते हैं वो इन्वॉल्व नहीं होते हैं। तो इसका एक बहुत अच्छा एग्जाम्पल है डी मार्ट। डी मार्ट का कॉस्ट क्यों कम होता है, क्योंकि उनका लॉजिस्टिक्स कॉस्ट बहुत नेग्लिजिबल होता है। वो एक ही सप्लायर से सामान लेते हैं और उसमें इंटरमीडियरीज बहुत कम इन्वॉल्व होते हैं, जिसके कारण उनका लॉजिस्टिक कॉस्ट बहुत कम आता है और हमको जो गुड्स होते हैं दे कैन डिलीवर इट टू अस एट अ चीपर कॉस्ट। ठीक है, इसीलिए उनका कॉस्ट भी कम होता है। अब नेक्स्ट जो है वो है हब एंड स्पोक मॉडल। अब ये क्या होता है, ये होता है कि एक हब बन गया एक सिटी में या टाउन में, और गुड्स जो होते हैं वहां पर ही स्टोर कर दिए जाते हैं। ठीक है, और जो स्पोक्स होते हैं वो क्या करते हैं, हब पर ही डिपेंड करते हैं फॉर देयर गुड्स। अब इसका एक एग्जांपल आपको देती हूँ मैं, अमेज़न। अब अमेज़न क्या करती है, उनका एक हब है ना पर्टिकुलर सिटी, या हर सिटीज़ में उनके क्या होते हैं, हब्स होते हैं। तो अमेज़न करती है वहाँ पे सारे प्रोडक्ट्स जाके अपने रख देती है इन हब, और जो हमारे डिलीवरी पर्सन्स होते हैं वो हब से लेके हमको डिलीवर कर देते हैं वो आइटम्स। तो एक सिंगल प्लेस पे सारे आइटम्स स्टोर होते हैं, देन द स्पोक टेक इट फ्रॉम द हब। आपको समझ आया ये क्रॉस डॉकिंग, मिल्क रन्स, डायरेक्ट शिपिंग, हब एंड स्पोक मॉडल। चलिए, नेक्स्ट टॉपिक है सेल्स फोर्स। सेल्स फोर्स क्या होती है, सेल्स फोर्स हमारी वो क्या होता है, लिंक बिटवीन कंपनीज एंड कस्टमर्स। अब जो भी गुड्स बनाती है कंपनी, तो उसको क्या करना पड़ता है, सेल करना पड़ता है कस्टमर्स को। वो कौन करता है, इट इज डन बाय सेल्स फोर्स। सेल्समैन जो होते हैं, सेल्स पर्सन जो होते हैं, वो ये काम करते हैं। उनका एक ऑफिस होता है जहां पर कस्टमर्स आते हैं और उनको वो पिच करते हैं या उनको सेल्स प्रोवाइड करते हैं सेल्स पर्सन। ठीक है, तो इसका एक प्रोसीजर है जो कि वो कंपनी फॉलो करती है। उसके काफ़ी स्टेप्स हैं, तो अब हम वो स्टेप डिस्कस करेंगे। तो फर्स्ट जो हमारा स्टेप है दैट इज सेटिंग द ऑब्जेक्टिव फॉर सेल्स फोर्स।
कंपनी को एक ऑब्जेक्टिव बताना चाहिए सेल्स फोर्स को, तभी तो वो अचीव कर पाएगा। अगर उनके पास कोई ऑब्जेक्टिव ही नहीं होगा तो वो अचीव क्या करना चाहेंगे। तो कंपनी शुड सेट एन ऑब्जेक्टिव फॉर द सेल्स फोर्स। ठीक है, इफेक्टिवली कम्युनिकेट करेगी कंपनी अपना ऑब्जेक्टिव, देन ओनली द सेल्स फोर्स वुड बी एबल टू अटेन दैट ऑब्जेक्टिव। तो इफेक्टिव कम्युनिकेशन। ठीक है, अब सेल्स फोर्स को पता चल गया है व्हाट दे नीड टू अचीव। अब वो क्या करेंगे, वो इफेक्टिवली काम करेंगे, इफेक्टिवली कम्युनिकेट करेंगे सारे फीचर्स प्रोडक्ट के जो भी है टू कस्टमर्स, तभी वो क्या कर पाएंगे, दे विल बी एबल टू क्लोज द डील। अच्छे से बता पाएंगे, इफेक्टिवली कम्युनिकेट कर पाएंगे, देन ओनली दे विल बी एबल टू सेल द प्रोडक्ट। सेल्स पर्सन शुड ठीक है, तो हमारा कंपनी का जो प्रॉफिट होता है दैट मेनली डिपेंड्स ऑन योर सेल्स। और सेल्स कौन करता है, सेल्स फोर्स और सेल्स पर्सन्स। तो सेल्स पर्सन्स आर द आईज एंड ईयर्स ऑफ द कंपनी। उन्हीं की वजह से हमारा प्रॉफिट जो है वो डिसाइड होता है। तो सेल्स पर्सन्स क्या होते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है कंपनी के प्रॉफिट जो है उसको डिटरमाइन करने में। अब सेल्स पर सेकंड जो हमारा स्टेप है वो है सेल्स पर्सन जो है, सेल्स फोर्स जो है उसको हम स्ट्रेटेजिकली यूज कर पाएं। ठीक है, मतलब अलग अलग टीम्स जो हैं वो साथ में काम कर पाए सेल्स पर्सन के साथ, ताकि हमारा ऑब्जेक्टिव जो है वो इफेक्टिवली अचीव हो जाए। तो जैसे वो जो डेटा मैनेजमेंट की टीम है, ठीक है, वो सेल्स पर्सन के साथ क्या करे, साथ में काम करे, ताकि सेल्स पर्सन वुड बी एबल टू डिराइव इंफॉर्मेशन फ्रॉम दैट डेटा। यूज ठीक है, थर्ड ऑप्शन जो है वो है डिसाइडिंग स्ट्रक्चर फॉर सेल्स फोर्स। सेल्स फोर्स का हमारा स्ट्रक्चर क्या होगा, नेक्स्ट इज डिसाइडिंग दैट। तो जो फर्स्ट है वो है टेरिटोरियल स्ट्रक्चर, मतलब हमारी बहुत सारी टेरिटरीज हैं, तो एक सेल्स फोर्स को एक टेरिटरी असाइन हो, दूसरे को दूसरी असाइन हो, तो दैट इज टेरिटोरियल स्ट्रक्चर। सेकेंड है प्रोडक्ट स्ट्रक्चर। अब कंपनी क्या करती है, बहुत सारे कॉम्प्लेक्स प्रोडक्ट बनाती है, बहुत सारे अनरिलेटेड डिफरेंट प्रोडक्ट्स बनाती है। तो सेल्स पर्सन जो होते हैं उनको क्या किया जाता है, डिफरेंट प्रोडक्ट्स असाइन किए जाते हैं, उनको उसके ऊपर रिसर्च एंड डेवलपमेंट करना है और वही प्रोडक्ट के लिए वो रिस्पॉन्सिबल होते हैं। ठीक है, थर्ड हमारा है मार्केट स्ट्रक्चर। अब कंपनी क्या करती है, सपोज कंपनी डिफरेंट मार्केट सेगमेंट्स के लिए काम करी, उनके प्रोडक्ट्स डिफरेंट मार्केट सेगमेंट्स में हैं, तो जो सेल्स पर्सन है उनको डिफरेंट मार्केट अलॉट किए जाएंगे, उस बेसिस पर वो काम करेंगे। ठीक है, नेक्स्ट एंड लास्ट इज कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर।
जब कंपनी काफ़ी कॉम्प्लेक्स प्रोडक्ट बनाती है और डिफरेंट जोग्राफीज पे क्या करती है, डिलीवर करती है, तो जो हमारा सेल्स फोर्स है उसको कॉम्बिनेशन दिया जाता है कि आपको इस पर काम करना है, ये जोग्राफी पे काम करना है, ये प्रोडक्ट पे काम करता है, तो वो थोड़ा कॉम्प्लेक्स हो जाता है, दैट इज कॉल्ड कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर। तो ये हमारा था सेल्स फोर्स का स्ट्रक्चर। अब हमारा डिसाइड हो गया हमारा स्ट्रक्चर क्या होगा, हमारा ऑब्जेक्टिव क्या होगा। नेक्स्ट इज डिसाइडिंग द साइज ऑफ सेल्स फोर्स, के हमारा सेल्स फोर्स का क्या साइज होना चाहिए, कितना सेल्स फोर्स हमको रिक्वायर्ड है टू मीट द ऑब्जेक्टिव। अब ये किस पर डिसाइड होगा, नंबर ऑफ कस्टमर्स पे और मार्केट साइज पर। जितना बड़ा हमारा मार्केट होगा, जितना बड़ा हमारा कस्टमर साइज होगा, उतना ही ज़्यादा हमको सेल्स फोर्स रिक्वायर्ड होगा एंड वाइस वर्सा। तो जो हमारा लास्ट है वो है डिज़ाइन कॉम्पनसेशन फॉर सेल्स फोर्स। अब हमने डिसाइड कर लिया हाउ मैनी नंबर सेल्स फोर्स इज रिक्वायर्ड, ठीक है। फिर नेक्स्ट स्टेप है हमारा कॉम्पनसेशन डिसाइड करना, तो हमको उनको कितना कॉम्पनसेशन देना है। इसमें भी बहुत सारे फैक्टर्स होते हैं, या तो उनको इंसेंटिव के फॉर्म में कितना कॉम्पनसेशन देना है, फिक्स फॉर्म में कितना कॉम्पनसेशन देना है। एवरीथिंग इज डिसाइडेड एंड डिजाइंड फॉर सेल्स फोर्स, ठीक है। समझ आ रहा है आप लोगों को? नाउ नेक्स्ट इज मैनेजिंग द सेल्स फोर्स। तो सेल्स फोर्स को कैसे मैनेज किया जाता है, अब हम वो पढ़ेंगे। तो फर्स्ट इज रिक्रूटमेंट। सबसे पहले क्या होगा, हमको सेल्स फोर्स को रिक्रूट करना पड़ेगा, ठीक है। हमको क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स चाहिए सेल्स फोर्स में, वो सब देखते हुए वी नीड टू रिक्रूट सेल्स फोर्स। अब हमको कैसे पता चलेगा कौन कौन से कैरेक्टरिस्टिक्स चाहिए, या तो हम कस्टमर से पूछे कि आप क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स देखते हैं इन सेल्स फोर्स बिफोर बाइंग अ प्रोडक्ट। उस हिसाब से हम अपना सेल्स फोर्स डिज़ाइन कर पाएंगे, रिक्रूट कर पाएंगे वो कैरेक्टरिस्टिक्स देखते हुए। सेकेंड इज ट्रेनिंग। हमने रिक्रूट कर लिया, बट वी नीड टू प्रोवाइड प्रॉपर ट्रेनिंग टू दी सेल्स फोर्स, तभी वो अच्छे से काम कर पाएंगे। विदाउट ट्रेनिंग दे कांट फंक्शन इफेक्टिवली। तो उनको प्रॉपर ट्रेनिंग भी हमको प्रोवाइड करनी पड़ेगी ताकि वो अच्छे से काम कर पाए, ठीक है। मार्केट में एंटर करने के बाद कैसे काम करना है, वी नीड टू गिव एवरी इंफॉर्मेशन टू द सेल्स फोर्स। थर्ड है सुपरविजन। सुपरवाइज करना भी ज़रूरी है। अब हमने बता दिया है, बट कभी कभी प्रॉब्लम्स अकर हो जाती हैं, ठीक है। अगर उनको कोई नीड है, कोई हेल्प चाहिए, तो यू शुड बी देयर टू सुपरवाइज देम। नेक्स्ट है मोटिवेशन। टाइम टू टाइम प्रॉपरली मोटिवेट करना पड़ता है सेल्स फोर्स को। कैसे मोटिवेट करेंगे, इन द फॉर्म ऑफ मॉनिटरी मोटिवेशन और नॉन मॉनिटरी मोटिवेशन। उनका जो इंसेंटिव है वो आप प्रॉपर टाइम पर दें, एक अच्छा अमाउंट दें, उनको रिकॉग्नाइज करें, तो उनको डिफरेंट टाइप से आप मोटिवेट कर सकते हैं। जो सेल्स हो रही है हमारी, उसका एक कुछ पोर्शन रख दे आप, कि इसका आपको इंसेंटिव मिलेगा पोर्शन ऑफ सेल्स का, तो वो क्या करेंगे, वो दे वुड बी मोटिवेटेड टू डू मोर सेल्स। इवैल्यूएशन। अब इवैल्यूएशन कैसे होता है, आप सेल्स फोर्स को बोल सकते हैं कि प्लीज प्रोवाइड वर्कशीट फ्रॉम टाइम टू टाइम और वीकली और मंथली बेसिस, ठीक है। तो आपको पता होगा कि वो काम में एक्चुअल कैसा काम कर रहे हैं, तो यू वुड बी एबल टू इवैल्यूएट द सेल्स फोर्स। नेक्स्ट है आर्ट ऑफ नेगोशिएशन।
एंड कस्टमर रिलेशनशिप। अब जो हमारा सेल्स फोर्स है, ये बहुत बड़ा कैरेक्टरिस्टिक्स है, दिस शुड बी देयर इन दिस सेल्स फोर्स, आर्ट ऑफ नेगोशिएशन। नेगोशिएट करना आना चाहिए कस्टमर्स के साथ, ठीक है, तभी क्या कर पाएंगे, वो इफेक्टिवली सेल्स कर पाएंगे। अगर उनके अंदर आर्ट ऑफ नेगोशिएशन नहीं होगा तो कस्टमर उतना इम्प्रेस नहीं होगा, ठीक है। उनको नेगोशिएट करना आना चाहिए, प्लस रिलेशनशिप बनाना आना चाहिए कस्टमर के लिए, तो वो इस तरीके से कम्युनिकेट करें तो कस्टमर रिलेशनशिप भी मेंटेन रहे। तो ये था मैनेजिंग द सेल्स फोर्स। तो हमारा टॉपिक कंक्लूड होता है, छोटा सा टॉपिक था। नाउ कमिंग टू द एमसीक्यूज। फर्स्ट है एवरेज इन्वेंट्री लेवल इज रिड्यूस्ड बाय। एवरेज इन्वेंट्री लेवल जो है हमारा वो कैसे रिड्यूस होगा, डिक्रीजिंग द वेंडर लीड टाइम, इंक्रीज यूसेज रेट, डिक्रीजिंग ऑर्डर क्वांटिटी, लोअरिंग द रीऑर्डर पॉइंट। तो जब हम अपना ऑर्डर क्वांटिटी डिक्रीज करेंगे, ऑर्डर ही हम कम देंगे, तभी हमारा एवरेज इन्वेंट्री लेवल रिड्यूस हो पाएगा। तो द आंसर इज थर्ड। अब इसका आंसर आप मुझे बताओ क्या होगा। द मैनेजर ऑफ इन्वेंट्री वुड मोस्ट लाइकली टू बी फाउंड इन, जो मैनेजर होगा वो कौन से एरिया में फाइंड होगा हमारा, जो हमारा इन्वेंट्री है, ठीक है, वो किससे रिलेटेड है, प्रोडक्शन से रिलेटेड है। ये एक आपके लिए हिंट है। अब ये सोच के आप मुझे आंसर दीजिए सेकंड वाले का। जल्दी से आंसर दो सेकंड वाले का। मैनेजर ऑफ इन्वेंट्री वुड मोस्ट लाइकली टू बी फाउंड इन, नहीं समझ आया क्या, कोई आंसर नहीं दे रहा है। जॉन, रुजुता, श्वेता, प्रतीक, रोहन, आई एम वेटिंग फॉर योर आंसर। चलो, तो इसका आंसर क्या होगा, इन्वेंट्री किससे रिलेटेड है हमारा, प्रोडक्शन से रिलेटेड है, ठीक है। तो वो कहाँ पर फाइंड होगा, मैन्युफैक्चरिंग में। मैनेजर वुड बी फाउंड इन मैन्युफैक्चरिंग फंक्शन। चलो, तो हमारा चैप्टर कंप्लीट होता है, हमने एमसीक्यूज भी देख लिए हैं। तो समझ आया हो तो प्लीज़ लाइक एंड कमेंट इन दिस वीडियो, और अगर नहीं समझ आया, कोई डाउट है, तो यू कैन आस्क मी इन द कमेंट सेक्शन। चलो, ये हमारा बैच शुरू हो रहा है, ये उसकी कुछ इन्फॉर्मेशन है। लाइव एंड इंटरैक्टिव लेक्चर्स होंगे, टेस्ट प्रोवाइड किए जाएंगे, हैंडआउट्स एंड प्रैक्टिस क्वेश्चंस। और सबसे अच्छी चीज़ है कि हमारा जो डेली प्रैक्टिस टेस्ट है